नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है केपी कॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, बीए फाइनल का जो फर्स्ट पेपर था, वो परीक्षा की दृष्टि जो महत्वपूर्ण बातें थी, उनके बारे में मैंने कुछ वीडियो बना करके आपको दिए थे और आप सब लोगों का उन वीडियोस के ऊपर बहुत ही अच्छा स्नेह मिला। इसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। तो उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बीए फाइनल का अपना जो सेकंड पेपर है, जो जिसका जो विषय वस्तु है वो लोक प्रशासन है, उन उस लोक प्रशासन के अंदर बीए फाइनल के सेकंड पेपर के अंदर जो महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा के अंदर आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, जो परीक्षा के अंदर आपके सहयोग करने वाले हैं, उन प्रश्नों के बारे में और उनके उत्तरों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, आप प्रश्नों को पहले देख ले, बाद में जैसे जैसे आपको ज़रूरत हो उनके हिसाब से आप जो है आगे से आगे देखते रहें। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा बीए फाइनल का सेकंड पेपर, जिसके अंदर पॉलिटिकल साइंस बीए फाइनल सेकंड पेपर लोक प्रशासन, जिसके अपने पूरे के पूरे सिलेबस में से मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बाहर निकाले हैं और उन प्रश्नों की संख्या है 20 और उन 20 प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो मैं शॉर्ट में यहाँ पे चर्चा करूँगा, क्योंकि इन 20 प्रश्नों के अंदर अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है और मैं पूरा का पूरा बीए फाइनल का सेकंड पेपर आपको पढ़ाने के लिए जाऊँगा तो अपनी क्लास जो है वो 50 से 60-70 घंटे की लगभग बनेगी। और इतना नहीं है, हम चाहते हैं कि 2-3 घंटे के अंदर अंदर इन 20 प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनकी चर्चा हो जाए और आपको जो है महत्वपूर्ण इनकी जो पीपीटी है वो भी मिल जाए और ये प्रश्न जो है आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा सहयोग करे। पहला प्रश्न होगा लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप, प्रकृति, क्षेत्र। और सबसे पहले जो ये लूथर गुलिक ने बताया था पोस्ट कॉर्ब, इनका जो दृष्टिकोण वो पोस्ट कॉर्ब क्या है, इनके बारे में हम पहले प्रश्न के अंदर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न होगा एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है उस विकास को बताइए। जो 5 चरणों के अंदर लोक प्रशासन का विकास हुआ उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न होगा लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानताएं व अंतर को बताइए कि लोक प्रशासन और जो निजी प्रशासन होता है उन दोनों में अंतर क्या होती हैं और समानताएं क्या होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगले प्रश्न के अंदर लोक प्रशासन एवं राजनीति के मध्य जो संबंध है उनके बारे में बात करेंगे। इनके अलावा नवीन लोक प्रशासन के बारे में, लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियों के बारे में हम बात करेंगे। अगला प्रश्न होगा नेतृत्व का अर्थ, प्रकार, गुण, तकनीक एवं कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा निर्णय प्रक्रिया क्या है, प्रशासन के अंदर संसार या संप्रेक्षण का क्या महत्व है, क्या होता है संसार एवं संप्रेक्षण, जवाबदेहिता क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, नौकरशाही एवं लोक सेवा की अवधारणा क्या है, एक विकासशील राष्ट्र में जो लोक सेवा की भूमिका होती है, ये जो गवर्नमेंट जॉब वाली नौकरशाही होती है उन नौकरशाही की क्या भूमिका होती है। इनके अलावा भर्ती क्या है, प्रशिक्षण क्या है, पदोन्नति क्या है, इनके बारे में भी बात करेंगे। बजट के बारे में बात करेंगे, बजट क्या होता है, बजट की क्या क्या विद्वानों ने परिभाषा दी है, क्या बजट का अर्थ है, क्या बजट का महत्व होता है, बजट कितने प्रकार का होता है, बजट कैसा आता है, कैसे जो है ये कार्य करता है, एक अच्छे बजट की कौन कौन सी विशेषताएं हैं और बजट निर्माण के लिए बजट का निर्माण करते समय किन किन सिद्धांतों का ध्यान दिया जाता है, किन किन बातों के ऊपर जो है गौर किया जाता है। इनके अलावा भारत के अंदर बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके अंदर वित्त मंत्रालय की क्या भूमिका है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। इनके अंदर लेखांकन, लेखा परीक्षण, ऑडिट वगैरह क्या होती है उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। प्रशासन पर विधायी, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण, ये जो हमारा लोक प्रशासन होता है इन लोक प्रशासन के ऊपर विधायिका किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका किस प्रकार से नियंत्रण रखती है और न्यायपालिका किस प्रकार से नियंत्रण रखती है, इनके बारे में बात करेंगे। इनके ही साथ साथ भूमंडलीकरण, उदारीकरण और लोक प्रशासन पर भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण का क्या प्रभाव है, इनके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है लोक प्रशासन के बीए फर्स्ट फाइनल के सेकंड पेपर के, जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, एक बार आरंभ करते हैं प्रचंड तरीके से
और माँ सरस्वती का जो है ध्यान करते हुए, माँ शारदा के चरणों में वंदन करते हुए पहले प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप, प्रकृति और क्षेत्र। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है लोक प्रशासन? तो लोक प्रशासन जो है ना, ये जो शब्द हैं, ये लोक और प्रशासन, हम इनके बारे में ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, बल्कि परीक्षा के अंदर उत्तर की दृष्टि से क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करेंगे। दो शब्द हैं, लोक यानी कि जनता, प्रशासन यानी कि उनके ऊपर किया जाने वाला शासन। तो जनता के ऊपर किया जाने वाला जो शासन होता है, उनको ही अपन क्या कहते हैं? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्या होता है? लोक प्रशासन के जो जनक हैं वो वुड्रो विल्सन माने जाते हैं। पहले के समय में लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान के अंदर ही पढ़ा जाता था। पहले लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र के अंदर पढ़ा जाता था और लोक प्रशासन को राजनीति के अंदर। कुल मिलाकर के लोक प्रशासन जो था वो राजनीति विज्ञान एवं दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। मगर बाद के जो विद्वान हुए, उन्होंने लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से अलग एक विषय के रूप में जो है इसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया। और आज लोक प्रशासन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, जो हमारे भारत की सबसे बड़ी से बड़ी परीक्षा आरएस एवं आईएएस के अंदर भी पढ़ा जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो आप आज लोक प्रशासन के बारे में छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, वो आरएस एवं आईएएस के अंदर भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी जब आप बड़े लेवल पे इसकी तैयारी करेंगे। तो प्रशासन जो होता है, जनता के जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं या जो जनता के महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, उन कार्यों को पूरा करना और उन कार्यों को पूरा करने के लिए उनका पूरा का पूरा प्रबंधन करना, वो लोक प्रशासन का कार्य होता है। वो लोक प्रशासन का ही एक अंग या भाग होता है। अब देखो क्या होता है कि जनता का जो प्रशासन होता है, इनके वापिस दो अर्थ निकलते हैं। बड़े रूप में जब किसी व्यक्ति को बात करते हैं कि भाई लोक प्रशासन क्या है, तो लोक प्रशासन के अंदर कार्यपालिका को ही शामिल करते हैं। और जब इसको बड़े रूप में पढ़ते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, व्यापक दृष्टिकोण में लोक प्रशासन की बात करते हैं, तो इसके अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों को शामिल किया जाता है। संकुचित दृष्टिकोण के अंदर लोक प्रशासन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसको कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। तो कार्यपालिका बड़े रूप में, छोटे रूप में यही कह सकते हैं कि कार्यपालिका जो है वो ही क्या है? लोक प्रशासन का एक भाग है। कार्यपालिका के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। तो लोक प्रशासन शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है लोक और दूसरा है प्रशासन। प्रशासन कार्यों के प्रबंधन, यानी कि प्रशासन जो होता है वो क्या होता है? कार्यों के प्रबंधन अथवा उनको पूरा करने की एक क्रिया है। प्रशासन क्या है? कार्यों का मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना एवं उनको पूरा करने की एक क्रिया है। किसी क्षेत्र में विशिष्ट शासन या किन्हीं मानव प्रबंधन गतिविधियों को प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जा सकता है। किसी भी क्षेत्र के अंदर जो शासन की जो मानव द्वारा जो गतिविधियां होती है, उनको क्या शासन के अंदर जो मानव द्वारा गतिविधियां की जाती है। एक व्यक्ति जो होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो प्रशासन के लिए, ठीक है ना, जो राज्य का प्रबंधन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, वो कौन होता है? वो प्रशासन के अंदर आता है, जिसके अंदर छोटा से छोटा पुलिस वाला भी शामिल होता है, नौकरशाही भी जो है जब शामिल होती है। जब ये सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। यानी कि एक तो व्यक्ति क्या करता है? अपने घर का प्रबंधन करता है, घर का मैनेजमेंट करता है। मगर जब एक व्यक्ति या व्यक्तियों का एक समूह पूरे राज्य के लिए सार्वजनिक रूप से, राज्य के अंदर जो है सारे व्यक्ति, भौतिक संपत्ति सबके को ध्यान में रखते हुए जब प्रबंधन करते हैं, तो उनको लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किया गया संगठित कार्य है। बड़े रूप में अपन ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा जनता के हित के लिए जो संगठित रूप से कार्य किया जाता है उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। लोक प्रशासन की जो अब लोक प्रशासन की जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषा दी है, उन परिभाषाओं को देखेंगे तो आप लोक प्रशासन के बारे में विस्तृत तरीके से जान सकते हैं। लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन की परिभाषा दी है कि लोक प्रशासन प्रशासन का वह भाग है जिसका संबंध सरकार से है। यानी कि प्रशासन का सरकार वाला जो भाग है वो लोक प्रशासन है।
वह मुख्य रूप से उसकी कार्यपालिका की शाखा से संबंध है, वहाँ सरकार का कार्य किया जाता है। लूथर गुलिक जो है लोक प्रशासन के अंदर कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका की क्या करता है, वर्णन करता है, कार्यपालिका के बारे में बात करता है। इनके अलावा वुड्रो विल्सन ने कहा है कि लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यावहारिक प्रयुक्ति है। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य है। विधि की जो व्यवस्थित प्रयुक्ति है, विधि यानी शासन करने की, कानून की जो विशेष प्रयुक्ति है वो क्या है, प्रशासन का कार्य करती है, वो लोक प्रशासन की है। इसके अलावा मार्शल डिमॉक नाम के जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने लोक प्रशासन की परिभाषा देते हुए कहा है कि साधारण प्रयोग से लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यकारिणी शाखाओं की क्रिया है। यानी कि राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय, जिसको हम भारत के अंदर संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के रूप में जानते हैं, ये जो है जनता के लिए जब हित के लिए कार्य करती हैं, सार्वजनिक मुद्दों को ध्यान में रख कर के कार्य करती हैं, तो इनको लोक प्रशासन के अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब देखो लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन के स्वरूप कैसा है, ठीक है ना। इसकी लोक प्रशासन की जो प्रकृति है वो भी इसके स्वरूप के अंदर ही क्या होगी, आ जाएगी। तो लोक प्रशासन क्या है, तो लोक प्रशासन के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि लोक प्रशासन के स्वरूप के बारे में बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। सारे के सारे जो विद्वान हैं वो अलग अलग बात करते हैं। कोई लोक प्रशासन को कोई बताता है, कोई लोक प्रशासन को कुछ बताता है, कोई इसको दर्शन शास्त्र का एक भाग बताता है, कोई राजनीति का ही बताता है, कोई लोक प्रशासन को कहता है कि ये साइंस है, कोई कहता है ये विज्ञान है, कोई कहता है ये कला है, कोई कहता है कि न तो ये विज्ञान है न एक कला है। यानी कि लोक प्रशासन के स्वरूप के बारे में सारे के सारे जो विद्वान हैं उनकी जो विचार हैं उनके अंदर मतभेद हैं। फिर भी सारे विद्वानों के विचारों को पढ़ने के बाद में जब हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो वो निष्कर्ष ये निकलता है कि हाँ, ये बात मैंने आपको बता दी ना, लोक प्रशासन के स्वरूप के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसे कला मानते हैं, कुछ विद्वान विज्ञान मानते हैं, कुछ विद्वान इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं। किंतु अन्य विद्वानों के अनुसार ये विज्ञान नहीं हो सकता, या इस संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों के आधार पर विचार किया जाएगा। मगर बड़े रूप में जो है यही कहा है लोगों ने कि ये जो है विज्ञान नहीं हो सकता। लोक प्रशासन विज्ञान है, निम्नलिखित तर्कों के आधार पर लोक प्रशासन को विज्ञान माना जा सकता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लोक प्रशासन क्या है, एक विज्ञान है। लोक प्रशासन क्या है, एक विज्ञान है। तो लोक प्रशासन को विज्ञान बताने वाले जो तर्क हैं, जो बातें हैं, वो क्या है, सबसे पहले क्रमबद्ध अवधारणा। लोक प्रशासन का जो अध्ययन किया जाता है वो भी क्रमबद्ध रूप से किया जाता है, स्टेप टू स्टेप किया जाता है, जिस प्रकार विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात है आधारभूत सिद्धांतों का संकलन। क्या होता है, साइंस जो होती है, विज्ञान जो होती है, वो विभिन्न चीज़ों का संकलन होती है। उसी प्रकार से लोक प्रशासन जो होता है वो भी क्या है, जो विभिन्न सिद्धांत होते हैं उनका संकलन होता है। जिस प्रकार से विज्ञान के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर है, रसायन विज्ञान के अंदर विभिन्न संकलनों को इकट्ठा करके उनका अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से जो ये अपने लोक प्रशासन होता है उनके अंदर भी विभिन्न चीज़ों का संकलन किया जाता है और उनका जो है अध्ययन किया जाता है। तीसरी जो बात है वो है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। लोक प्रशासन के अंदर भी विज्ञान की भांति विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है और जो है एक वैज्ञानिक तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं, यानी कि विज्ञान के अंदर विभिन्न जो तत्व होते हैं, तथ्य होते हैं, उन तत्वों को जोड़ करके कार्य जो है एक निष्कर्ष निकाला जाता है। उसी प्रकार से लोक प्रशासन के अंदर भी जनता के विभिन्न मुद्दे, सरकार का कार्य करने का तरीका, सरकार के द्वारा बजट को पेश करना, सरकार किस क्षेत्र में कितना बजट दे रही है, लोगों के अंदर शिक्षा की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति क्या है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो है लोक प्रशासन जो यानी कि एक उस तरीके से वैज्ञानिक तरीके से भी जो है अध्ययन इसका कर सकते हैं। दूसरी बात आती है भविष्यवाणी की संभावना। लोक प्रशासन के अंदर भी विज्ञान की भांति भविष्यवाणी की संभावना होती है। हालांकि भविष्यवाणी की संभावना लोक प्रशासन के अंदर कैसे होती है, तो जैसे बात करते हैं कि अगले चुनाव में कौन जीतेगा, तो जो नेता योग्य होता है, पढ़ा लिखा होता है, ठीक है ना, या फिर ये तो उसके पॉजिटिव रूप हो गए। दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस नेता का जातिगत बाहुल्य अच्छा है,
या फिर जिसकी लोगों के अंदर पैठ अच्छी है, पकड़ अच्छी है, जिसका जो ट्रेंड में चल रहा है वो नेता जीतेंगे। उस पार्टी जो अच्छी पार्टी है, जिस पार्टी की जो छवि है वो अच्छी है, तो वो जीतेगी, भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है ना, कि अगले चुनाव में कौन जीतने वाला है कहीं से भी। तो लगभग जो है हम निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, पहले से ही फिक्स होता है कि भाई हाँ ये जीतने वाला है या ये हारने वाला है। जिस प्रकार से हम लोकसभा के चुनाव की बात करते हैं, लोकसभा चुनाव 2024, ठीक है, बात कर लेते हैं कि भाई अगली बार किस पार्टी की सरकार बनेगी, बीजेपी की बनेगी या कांग्रेस की बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या श्रीमान मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनके बारे में मैं हालांकि अपना मत नहीं दे रहा हूँ, मगर भविष्यवाणी पहले से फिक्स है। देश के हमारे भारत सहित विश्व के जितने भी विद्वान हैं, राजनीति विज्ञान को जानने वाले, राजनीति विज्ञान के अंदर रुचि लेने वाले लोग हैं, वो पहले से ही बता सकते हैं कि भाई इस पार्टी की सरकार बनेगी और ये व्यक्ति बनेगा। क्योंकि योग्यता, गुण, संप्रेक्षण का तरीका, इन सबों के माध्यम को, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो है निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। तो ये था लोक प्रशासन को जो है विज्ञान मानने वाले अपने कुछ तथ्य थे। अब अपन बात करते हैं लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। कुछ विद्वान ऐसे हैं, कुछ वे और कुछ लोक प्रशासन के अंदर तथ्य ऐसे हैं, कुछ विचारधारा ऐसी हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानती है। विज्ञान नहीं मानने वाली बात है, कुछ विचारक लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है मॉरिस कोहन। मॉरिस कोहन ने कहा है कि समाज विज्ञान विश्वकोश में लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा है। समाज विज्ञान का जो विश्वकोश है, समाज विज्ञान विश्वकोश, उन्होंने लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा है, बल्कि लोक प्रशासन को एक समाज विज्ञान की श्रेणी में रखा है। फाइनर भी लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं है। फाइनर नाम के जो विद्वान हैं वो भी लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते हैं। एल.डी. व्हाइट ने इस विचार को कि लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा नहीं, भविष्य के लिए स्थगित करने की सलाह दी थी। ठीक है ना, एल.डी. व्हाइट जो थे उनको पूछा गया कि भाई लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं है, उन्होंने कहा इस बात को आप भविष्य के ऊपर छोड़ दो। आने वाले समय में लोक प्रशासन के ऊपर, पॉलिटी के ऊपर जो रिसर्च होंगे, उनके जो निष्कर्ष निकलेंगे, भविष्यवाणी की क्षमता और इनके अंदर साइंस का कितना प्रभाव है, इनके आधार पर बताएंगे कि भाई है विज्ञान या नहीं है। तत्कालीन समय के अंदर उन्होंने भी इसको विज्ञान मानने से मना कर दिया था। लोक प्रशासन को विज्ञान न मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। पहला तर्क है निश्चितता का अभाव। लोक प्रशासन के अंदर क्या होता है, निश्चितता का अभाव होता है। निश्चितता का अभाव किस प्रकार से होता है, जैसे किसी भी नेता का एक बयान जो होता है ना, वो सरकार के अंदर या बड़े वोट बैंक को इधर से उधर कर सकता है। जैसे कोई नेता किसी भी पार्टी का है, वो बयान दे दो कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए, तो फिर आरक्षण का उपभोग करने वाली जातियां हैं ना, वो 1 मिनट के अंदर उनका विरोध करने लग जाएगी। या आपने कह दिया कि भाई इस जाति के लिए, इस भाषा के किसी क्षेत्र के लोगों के लिए कोई विशेष प्रकार का प्रबंधन कर दिया, तो वो क्षेत्र के लोग एकदम से उसके साथ में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। लोक प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, प्रशासन के अंदर निश्चितता नहीं पाई जाती है। इसके अलावा बात करते हैं पर्यवेक्षण तथा परीक्षण का अभाव। लोक प्रशासन के अंदर पर्यवेक्षण एवं परीक्षण नहीं कर सकते, यानी कि जनता की राय जान सकते हैं, लोगों से कह सकते हैं कि भाई आपके मन में क्या है, ठीक है ना, प्रशासन के बारे में आपकी क्या कहना है, मगर उनके ऊपर कोई परीक्षण नहीं कर सकते। अपन जनता को कह सकते हैं कि भाई कौन सा कलेक्टर अच्छा है, ठीक है, कौन सा एसपी अच्छा है, मगर आगे जाकर के उसके अब वो झूठ बोले या सही बोले, वो जो है वास्तविकता जो है अपन उनकी नहीं जान सकते। इसके अलावा सैद्धांतिक एक रूपता का अभाव। लोक प्रशासन के अंदर जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के अंदर एक रूपता का अभाव पाया जाता है। इनके अलावा आदर्शात्मकता। लोक प्रशासन जो होता है, जिनके अंदर आदर्शवाद ज़्यादा होता है। आज भी जो है गांधी जी
की जो बातें हैं वो प्रशासन के अंदर शामिल की जाती है। सत्य, अहिंसा, यानी जो विश्व के अंदर जो अच्छी अच्छी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, आज भी हम कहते हैं कि भाई प्रशासन जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह होना चाहिए, अशोक की तरह प्रशासन होना चाहिए, यानी आदर्शों को अधिक स्थान दिया जाता है। और आदर्श जो होते हैं वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंदर आते हैं, उनको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। आदर्शों को, मूल्यों को जो है विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। वो तो फिर जो है विज्ञान के अंदर, अगर लोक प्रशासन विज्ञान है इस बात को है, तो फिर उसके अंदर तथ्य होने चाहिए, फैक्ट होने चाहिए, जो रिसर्च है उसका जो परिणाम है वो हमारे साथ में होना चाहिए। इसके अलावा जो है भविष्यवाणी का क्या होता है, इसके अंदर अभाव होता है। कई प्रकार की बातें कर लेते हैं कि वो जीतेगा, वो जीतेगा, इतने हजार वोटों से वो पार्टी जीत रही है, ये हो रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है, मगर उनकी वास्तविकता बाद ही निकलती है। कई हम देखते हैं IAS IPS ऑफिसर जो बड़े बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं और यूँ खुखार जिनकी पर्सनैलिटी है, और एकदम से जो है उनके घर से जो है करोड़ों रुपए, लाखों रुपए प्राप्त हो जाते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है कि भाई ये तो बहुत बड़ा भ्रष्ट व्यक्ति था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो विज्ञान है या नहीं है, इन दोनों के बारे में हमने बात की। अब अपन बात करते हैं लोक प्रशासन कला के रूप में, कि लोक प्रशासन कला है या नहीं है। तो लोक प्रशासन को कला मान सकते नहीं मान सकते, इनके बारे में देखो कि कला है। लोक प्रशासन एक कला है। तो लोक प्रशासन को कला मानने वाले जो जो तर्क है उनके अंदर हम बात करते हैं कि सर्वमान्य सिद्धांत, लोक प्रशासन के जो सिद्धांत होते हैं वो सर्वमान्य होते हैं, सब जगह मान्य होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक कला है। लोक प्रशासन के अंदर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे एक क्रिकेट का प्लेयर होता है, एक नर्तक होता है, एक गायक होता है, वो अभ्यास के बिना अपना कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार से लोक प्रशासन के अंदर भी जो राज्य का मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति हैं, जो IPS ऑफिसर हैं, RS ऑफिसर हैं, या फिर जो नेता हैं, उनको जब अभ्यास जब तक कार्य करने होता है, कहते हैं ना कि अनुभवी नेता, अनुभवी व्यक्ति, तो अनुभव नहीं होता है तब तक वो जो है इफेक्ट और अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। विशेष अभिरुचि एवं गुण, लोक प्रशासन के अंदर भी जो क्या होता है, इनके जो नेता होते हैं, लोक प्रशासन के अंदर कार्य करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, उनकी अरुचि और उनके अंदर विशेष प्रकार का जो गुण होता है वो उनको क्या करता है, लोक प्रशासन को कला के रूप में बनाता है। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो भी इसके अंदर कला के समान होती हैं। परिवर्तनशीलता भी लोक प्रशासन के अंदर पाई जाती है। एक कलाकार के अंदर, कला के अंदर जैसे परिवर्तन होता है, अपडेट आते हैं, प्रशासन के अंदर भी उसी प्रकार से अपडेट आते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक जो है कला है। लोक प्रशासन कला नहीं है। तो लोक प्रशासन को कला नहीं मानने वाली जो बात है वो ये है कि जो विचारक लोक प्रशासन को कला नहीं मानते, उनका कहना है कि प्रशासन की सफलता और असफलता मानवीय वातावरण एवं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक स्थान पर एक प्रशासक उन्हीं तकनीकों से सफल हो जाता है और दूसरे स्थान पर असफल हो जाता है। ये सत्य है कि सामाजिक और मानवीय पर्यावरण प्रशासन की कार्यकुशलता को उसी प्रकार प्रभावित करते हैं जिस प्रकार खेल का मैदान बदलने पर नया वातावरण खिलाड़ी के कौशल को प्रभावित करता है। उनका ये कहना है कि लोक प्रशासन जो है वो कला नहीं है, बल्कि इनके अंदर तो क्या होता है कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनकी जो है आवश्यकता क्या है लोगों की, ठीक है नहीं, वहाँ का मानवीय वातावरण कैसा है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है, इनके ऊपर जो है निर्भर करती है। कई बार देखते हैं कि एक अच्छा नेता होता है, ठीक है ना, वो एक स्थान पर तो जो है उसको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है और दूसरे स्थान पर क्या होता है वो कमज़ोर पड़ जाता है। हम देखते हैं हर राज्यों के अंदर अलग अलग पार्टी की सरकार है। तमिलनाडु के अंदर जो शासन करने वाली पार्टी है उसकी विचारधारा एकदम अलग है, बंगाल के अंदर एकदम अलग है। जब हम इधर महाराष्ट्र में आते हैं तो वहाँ की विचारधारा और वहाँ के मुद्दे एकदम अलग है। जहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर ये जो राज्य हैं, जो सांप्रदायिकता के आधार पर, राजस्थान जैसे जो राज्य हैं जिसके अंदर धर्म का, जाति का बहुत अधिक प्रभाव माना जाता है, वही दक्षिणी भारत के अंदर जो है भाषा का बहुत अधिक प्रभाव होता है। तो फिर इस हिसाब से जातियाँ जो हैं वो आगे पीछे होती रहती हैं और कई प्रकार जो है उनका वो सफल और असफल रहती हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो एक कला नहीं है। अब अपन बात करते हैं लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र। लोक प्रशासन का विशेष क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है।
लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करते हैं तो लोक प्रशासन के क्षेत्र को जानने के लिए हम 3 दृष्टिकोणों का अध्ययन करेंगे। पहला तो है इसका संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा है इसका व्यापक दृष्टिकोण और तीसरा है इसका पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। ध्यान रखना, लोक प्रशासन का ये जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है, आप इसके ऊपर विशेष इम्पोर्टेंट कर लेना। क्या है ये? विशेष इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षा के अंदर ऐसे राउंड के अंदर पूछा जाता है। अब की बार पूछा, अब की बार नहीं पूछा। तो संकुचित दृष्टिकोण क्या है लोक प्रशासन का? तो लोक प्रशासन के संकुचित दृष्टिकोण के अंतर्गत लोक प्रशासन का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? कार्यपालिका। तो लोक प्रशासन का जो विषय क्षेत्र है, तो संकुचित दृष्टिकोण से, ठीक है ना, छोटे रूप में जब इसका विषय क्षेत्र जानते हैं तो क्या है, इसके अंदर कार्यपालिका को शामिल किया जाता है। जब व्यापक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के अंदर इनके अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका, इन तीनों को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। हमारे शासन एवं सरकार के जो 3 अंग होते हैं लोकतंत्र के अंदर, व्यवस्थापिका जो कि कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो प्रशासन का काम करती है और न्यायपालिका जो दंड देने का कार्य करती है, इन तीनों को लोक प्रशासन के अंदर शामिल किया जाता है। व्यापक दृष्टिकोण के अंदर उनके अंदर कहा जाता है कि भाई दंड देना एवं लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करना, वो भी लोक प्रशासन का विषय है। बल्कि संकुचित दृष्टिकोण के अंदर जो हमारी ये नौकरशाही है, हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमारी नौकरशाही और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं उनका कैबिनेट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनको ही जो है लोक प्रशासन के अंदर शामिल किया जाता है। अब अपन बात करते हैं लोक प्रशासन का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। तो ये जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है, ये जो है गुलिक ने दिया था, ठीक है ना। हाँ, तो पोस्ट कॉर्ब जो दृष्टिकोण है लोक प्रशासन का, ये देने वाले जो विचारक थे उनका नाम था लूथर गुलिक। यहाँ पे नाम नहीं लिखा है, माफी चाहता हूँ। तो लूथर गुलिक नाम के जो विद्वान थे, उन्होंने लोक प्रशासन का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण बताया। पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण जो ये दृष्टिकोण है, इनके अंदर देखो, ये जो पहला अक्षर है इनके अंदर ये इनकी जो 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका जो पहला अक्षर है, इन शब्दों से मिलकर के पोस्ट कॉर्ब बनाए। तो देखो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण क्या है। तो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण के अंदर लूथर गुलिक का ये दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में योजना बनाना, संगठन करना, कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निर्देशन करना तथा समन्वय करना, रिपोर्ट तैयार करना, बजट तैयार करना सम्मिलित है। ये सभी कार्यों के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के प्रथम अक्षरों के सहयोग से पोस्ट कॉर्ब शब्द बना है। इस पोस्ट कॉर्ब का अर्थ है, देखो सबसे पहले कि लोक प्रशासन का हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र। तो लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र का पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण। नंबर 1, पहली बात क्या होगी, सबसे पहले पी यानी कि प्लानिंग, अर्थात आयोजन, प्लान तैयार करना, किस प्रकार से कार्य करना है उसकी प्लानिंग बनाना। किसी प्रशासनिक कार्य के संपादन अथवा उसके संगठन से पहले उसका आयोजन, प्लानिंग किया जाना चाहिए। यानी कि लोक प्रशासन के अंदर कौन कौन चीज़ें शामिल होती है, तो सबसे पहला शामिल होता है उसका आयोजन या प्लानिंग। दूसरी बात आती है ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात संगठन। तो संगठन क्या होता है, आयोजन के बाद प्रशासनिक कार्य के लिए संगठन जुटाया जाना चाहिए। जो भी आप प्लानिंग बना रहे हैं उस प्लानिंग के अनुसार कार्य करने के लिए कहा जाता है कि अकेला छना जो है बाहर नहीं पहुंच सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, अकेला बॉस जो होता है ना, कितना भी 30 मार का क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। एक टीम जरूरी होती है, ठीक है ना, टीम के बिना कार्य नहीं होता है। तो उसको लिए पहले क्या करना, उसको फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन करना। अगली बात आती है एस, स्टाफिंग, अर्थात क्रमिक संगठन।
सबसे पहले वो प्लान बनाएगा, उसके बाद में एक संगठन बनाएगा, और संगठन को बनाने के लिए क्या करना, उसके लिए उसको अपने साथ में कर्मचारियों को जोड़ना पड़ेगा। वो जो है इसके अंदर अधिकारी या कर्मचारी लगते हैं, इन सबको मिलाकर ही संगठन बनता है। तो उसको कोई भी जो व्यक्ति है, लोग प्रशासन का कार्य कर रहा है, उसको अपने ग्रुप के अंदर अधिकारी से लगाकर लास्ट पियोन तक एक जो है कर्मचारियों का संगठन बनाना पड़ेगा, जिससे उस संगठन की मदद से जो पहले प्लानिंग की गई है, उस प्लानिंग के अनुसार क्या कर सके, कार्य कर सके। डी होता है उसके बाद में डायरेक्शन, अर्थात निर्देशन देना। निर्देशन देना जो है वो कार्य माना जाता है, लोक प्रशासन के अंदर आता है। चौथा कार्य होगा निर्देशन देना। सबसे पहले देखो, बात को समझने की कोशिश करना। पोस्ट कॉर्पोरेट दृष्टिकोण क्या है, सबसे पहले तो आपने क्या कर लिया, पी यानी कि प्लानिंग बना दी कि किस प्रकार से आयोजन करना है, उसकी प्लानिंग बनाई। उसके बाद में संगठन के ऊपर बात करना, ये संगठन भी एक तरीके से प्लानिंग के अंदर ही आ जाता है। दूसरा हो जाएगा संगठन, कि संगठन बनाना है, संगठन बनाने के लिए क्या करना है। तीसरा काम होगा स्टाफिंग, स्टाफ के अंदर कर्मचारियों को जोड़ना। उसके बाद में क्या करना, जो कर्मचारी हैं उनको निर्देशन देना। अच्छा नेता या किसी कंपनी के अंदर अच्छा बॉस वो माना जाता है जो खुद कार्य नहीं करता है, बल्कि अपने कर्मचारियों से कार्य करवाता है। हम हमारे भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, चाहे पृथ्वीराज चौहान की बात करें या फिर राणा सांगा की बात करें, ये लोग युद्ध को क्यों हार गए। इनके पास में शत्रु की तुलना में बहुत ज़्यादा जो है इनके पास सेना थी, फिर भी ये लोग हार गए। इनके हारने का क्या नहीं, पृथ्वीराज चौहान खुद लड़ने के लिए अंदर चला गया और वो घायल हो गया। राणा सांगा खुद लड़ते हुए घायल हो गया, ठीक है ना। दाहिर सेन खुद लड़ते हुए घायल हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब बॉस जो होता है ना, उसको तो क्या करना चाहिए, खुद को एकदम फ्री रखना, और जो भी कार्य हैं वो अपने स्टाफ से करवाना और उनको निर्देशन देना। और अगर उनके कार्य में कहीं पे समस्या आती है तो उनको जो है उसके लिए वापस उनको ट्रेनिंग देना, वो कार्य किया जाता है। संगठन बन जाने के बाद कार्मिकों को उनके कार्य अनुरूप निर्देश दिए जाना चाहिए। और सिर्फ से यहाँ पे देखो क्या है कि जो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, आप जो निर्देशन दे रहे हैं, वो कर्मचारियों की योग्यता के अनुसार जो है दे देना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बेचारा अनपढ़ गवार जो व्यक्ति है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उसको आप अधिकारी बना दो, और वो एक कोई कहते हैं ना कि राजा करे चाकरी, तो उस प्रकार से। और जो एक योग्य व्यक्ति है उसको आपने जो है गेटमैन बना दिया। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया के सब बॉस जो होते हैं, चाहे कितने भी 30 मार्क का बड़े क्यों ना हो, उनको समझना चाहिए कि जो योग्यता है, योग्यता के अनुरूप कार्यों का बंटवारा करना चाहिए। कोऑर्डिनेशन अर्थात समन्वय स्थापित करना, शासन के विभिन्न विभागों और कार्यों के बीच तालमेल बिठाना आवश्यक है, यही समन्वय है। हालांकि आजकल हम देखते निजी क्षेत्र, प्रशासन के अंदर जो निजी क्षेत्र होता है उसके अंदर ये डिप्लोमेसी मानी जाती है कि फूट डालो और राज करो, बल्कि वो जो डिप्लोमेसी है प्राइवेट क्षेत्र के अंदर हो या सरकारी क्षेत्र के अंदर हो, आप छोटे लेवल पे प्रशासन कर रहे हो या बड़े लेवल पे प्रशासन कर रहे हो, वो डिप्लोमेसी कदापि अच्छी नहीं मानी जाती। कि जो आपके कार्मिक हैं या एक जो हेड ऑफ द पावर है, उसके नीचे उसके अधीन काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठने देना, वो आपस में लड़े, ये डिप्लोमेसी कतई अच्छी नहीं होती है। ये बहुत ही खराब डिप्लोमेसी मानी जाती है। बल्कि होना क्या चाहिए, जो प्रशासन करने वाला है, प्रशासन का ये कार्य है कि वो उनके अंदर आपस में तालमेल बिठाए, उनके अंदर समन्वय बिठाए, जिनसे क्या हो कि सभी लोग मिलकर के एक जो है अच्छा कार्य कर सके। हाँ, तालमेल बिठाना आवश्यक है, यही समन्वय। तो स्टाफ के जो कर्मचारी होते हैं उनमें आपस में तालमेल बिठाना
ये क्या है, यही समन्वय। उसके बाद में आती है रिपोर्टिंग अर्थात प्रतिवेदन। कार्य की प्रगति के संबंध में समय समय पर उच्च अधिकारियों और जनता को प्रतिवेदन देते रहना चाहिए। उसके बाद में जो है उनको क्या करना कि जो प्रशासन है उनके अंदर जो कार्य कर रहे हैं उनका प्रतिवेदन लेना और अपना जो उनके जो कार्य की जो गति है या कितना कार्य हुआ है वो आगे उनसे अपने उनसे जो बॉस हैं उनके जो अधिकारी हैं उनको क्या करवाना, उनको प्रतिवेदन भेजना। उसके बाद में आता है लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके अंदर आती है बजट। समस्त प्रशासनिक कार्यों के लिए वित्तीय व्यवस्था आवश्यक है, ये बजट के अंतर्गत ये आती है। देखो क्या होता है, आप कितनी भी अच्छी प्लानिंग बना दो, कितने भी अच्छे से अच्छे अपने आप स्टाफ के कर्मचारी जोड़ लो, कितनी भी अच्छे आप उनको अच्छा डायरेक्शन दे दो, सारा का सारा जो कार्य है वो आपका बहुत ही अच्छा है, मगर अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर आपका वित्तीय स्थिति आपकी कमज़ोर है तो अच्छी से अच्छी प्लानिंग जो है उसके अनुरूप भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। तो कोई भी चाहे निजी संगठन है या राज्य है, सबसे पहले उसको अपने बजट के ऊपर जो है कार्य करना चाहिए। उसको अपना बजट देखते हुए आगे जो है आगे की प्लानिंग बनानी चाहिए। जे ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी और खर्चा जो रुपया होता है वो वाली कंडीशन हो जाए, वो वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इन सभी शब्दों के प्रारंभिक अक्षरों को मिलाकर ही बना है पोस्ट कॉर्ब। तो लुथर गुलिक ने पोस्ट कॉर्ब जो दृष्टिकोण बताया था, ये बहुत ही जो है ये प्रशासन का प्रशासन का एक अच्छा दृष्टिकोण है। इनके अनुसार राज्यों को अपनी व्यवस्था करनी चाहिए, इनके अनुसार प्रशासन चलना है। ये सूत्र लोक प्रशासन के क्षेत्र का प्रतीक है। ये जो है पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण है, बार बार परीक्षा के अंदर आता रहता है, तो इनके बारे में आप जरूर थोड़ी बात इनको पढ़ के जाना। अब अपन बात करते हैं एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास को बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। लोक प्रशासन के का विकास क्षेत्र, जिन जिन प्रश्नों के ऊपर मैं विशेष इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको आप 2-4 बार जरूर पढ़ना। एक तो पोस्ट कॉर्पोरेट दृष्टिकोण और ये लोक प्रशासन का विकास यात्रा, जिसके अंदर इसके 5 चरण हैं। देखिए, लोक प्रशासन एक विषय के रूप में हम बात कर रहे हैं, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की विकास यात्रा। तो एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में विश्व के अंदर लोक प्रशासन जो है वो एकदम नया है, एकदम नया है। पहले लोक प्रशासन को पॉलिटी एवं फिलोसॉफी के अंदर ही पढ़ा जाता था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फिलोसॉफी और पॉलिटिकल का एक हिस्सा माना जाता था, मगर बाद के जो विद्वान आए हैं, खास करके अपन इनकी बात कर रहे थे, ये लुथर गुलिक एवं वुड्रो विल्सन, लुथर गुलिक एवं वुड्रो विल्सन जैसे जो विद्वान थे, इन्होंने इनका जो लोक प्रशासन का जो दायरा है इनको फिलोसॉफी से और खास करके पॉलिटिकल साइंस से अलग करने की कोशिश की। इन्होंने कहा है कि भाई अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, नैतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, इनकी तरह लोक प्रशासन जो है वो भी एक अलग से समाज विज्ञान है। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस अलग से एक सब्जेक्ट है और लोगों को कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर इनको एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए और इनका एक अलग ही जो है महत्व है। इनके महत्व को उन्होंने स्वीकार किया और धीरे धीरे इसके अंदर क्या हुआ, अपडेट आई, धीरे धीरे इनके अंदर बदलाव आया। सामाजिक विज्ञानों में लोक प्रशासन अभी नया ही है। समाज के अंदर जो सामाजिक विज्ञान है, ये जो बहुत सारे मैंने अभी नाम बताए ना, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति, नैतिक शास्त्र, तो इनके अंदर लोक प्रशासन जो है वो एक नया है। एक स्वतंत्र विषय के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन का इतिहास लगभग 135 वर्ष पुराना माना जाता है। लोक प्रशासन की जो शुरुआत हुई है वो कब से हुई है, 135 सालों से हुई है। अब अपन बात करते हैं कि 135 साल पुराना ही है लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट। देखो, और पॉलिटिकल की शुरुआत बात करते हैं तो पॉलिटी तो हमें वो महाभारत के भीष्म पर्व के अंदर
और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर भी देखने को मिलती हैं। और इनके मैगस्थनीज की जो इंडिका थी उनके अंदर भी अपने को पॉलिटिकल तो देखने को मिलती है, मगर लोक प्रशासन का जो काल है वो 135 वर्ष पुराना माना जाता है। सामाजिक विज्ञानों में ये नया विषय होने के बावजूद इसमें अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। अध्ययन की सुगमता के लिए लोक प्रशासन के विकास के इतिहास को 5 चरणों में बांटा जा सकता है। देखो, 135 वर्षों के अंदर भी लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है, इसकी 135 ईयर की जो विकास यात्रा है वो एक समान नहीं रही है। कभी इसके अंदर उतार आए हैं तो कभी चढ़ाव आए हैं। कभी तो इसके अस्तित्व पे एकदम संकट आ गया था कि अब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो कभी कभार इसने जो है बहुत ही अच्छी प्रगति की है। तो इनके विकास को हम 5 चरणों में बांट सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसका प्रथम चरण जो है वो माना जाता है 1887 से 1926 तक, जिसको कहा जाता है प्रशासन द्वारा विभाजन का काल। दूसरा जो चरण है उसको प्रशासन के सिद्धांत का स्वर्ण काल कहा जाता है, जिसका कालक्रम है 1927 से 1937 तक। तीसरा जो चरण है इसका, जिसको कहा जाता है चुनौतियों का काल, जो 1938 से 1947 तक है। चौथा जो चरण है वो पहचान की संकट का काल है, जिसका कालक्रम 1948 से 1970 तक माना जाता है। पांचवा जो चरण है वो अंतर्विषयक काल है, जिसको 1971 से वर्तमान समय तक माना जाता है। तो ये लोक प्रशासन के विकास का एक अलग से सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है, इनके विकास के ये 5 चरण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1-2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है छोटा, कि भाई चतुर्थ चरण को क्या कहा जाता है, तो पहचान की संकट का काल। पंचम चरण को क्या कहा जाता है, तो अंतर्विषयक काल। तृतीय चरण को क्या कहा जाता है, तो चुनौतियों का काल। दूसरे चरण को क्या कहते हैं, तो प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल। प्रथम चरण को क्या कहते हैं, तो राजनीति और प्रशासन का द्विविभाजन काल। पहले चरण का कालक्रम क्या है, 87 से 1926। उसके बाद में 1927 से 1936, 1938 से 47, 48 से 70 और 71 से कंटिन्यू जो है ये चल रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में लोक प्रशासन का अंतर्विषयक काल चल रहा है। पहले चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण 1887 से 1926, राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन काल। अब देखो कि ये जो प्रथम चरण था, इसके अंदर देखो, एक तो इसका आपको क्या क्या याद रखना है, चरण का नाम, कालक्रम, और उसके अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई उस समय में, पॉलिटिकल के ऊपर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, लोक प्रशासन के ऊपर क्या क्या कार्य हुए, इनके बारे में थोड़ा सा देखना है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, संयुक्त राज्य में, अमेरिका में हुआ था। और इसकी जो बर्थडे जन्म तिथि है वो है 87। लोक प्रशासन की शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका से। और कब हुई, 87 के अंदर। उसके जन्मदाता कौन थे, वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन नाम के एक जो विद्वान थे, जो उस समय प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे थे, इस शास्त्र के जनक माने जाते हैं। उन्होंने 1897 ईस्वी में एक लेख प्रकाशित किया। वुड्रो विल्सन ने 1887 के अंदर एक लेख प्रकाशित किया, एक पुस्तक जो है के रूप में लिखी थी, जिसका शीर्षक था प्रशासन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस लेख में उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया तथा कहा एक संविधान की रचना सरल है, राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण के साथ एक दूसरा नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो है राजनीति और प्रशासन, पहले राजनीति और प्रशासन दोनों को एक ही माना जाता था, मगर बाद में इन्होंने जो है राजनीति को और प्रशासन को अलग अलग किया। कब किया, तो उन्होंने 87 के अंदर किया। किसने किया, वुड्रो विल्सन ने किया। किताब का क्या नाम था, प्रशासन का अध्ययन। उसके बाद में उसी बात को आगे बढ़ाया, वो था गुडनाउ ने 1900 में अपनी पुस्तक राजनीति तथा प्रशासन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन लिखी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति राज्य इच्छा को प्रतिपादित करती है। 1926 में लोक प्रशासन की एक और पाठ्य पुस्तक, प्रथम जो है पहली पाठ्य पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ये थी एल डी हेट की लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। और इस किताब का नाम क्या था, एल डी हेट, जिसने जो है लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका नाम से ये था। तो ये प्रथम चरण था। प्रथम चरण के अंदर
1987 अमेरिका, वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक, ठीक है, गुडनाउ, सॉरी लूथर गुलिक नहीं, गुडनाउ हैं, और राजनीति तथा प्रशासन और द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। तो और 1926 में लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक प्रकाशित। ये जो बातें हैं वो आपको क्या करनी है, प्रथम चरण के अंदर ध्यान रखनी है। बात करते हैं लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण। दूसरे चरण, यह काल लोक प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण युग माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चरण है, ऐसा चरण जिसके अंदर लोक प्रशासन का सबसे ज़्यादा विकास हुआ, तो वो था लोक प्रशासन का द्वितीय चरण। इस काल में एक मूल्य मुक्त प्रबंधकीय विज्ञान का विकास हुआ, जिसका प्रारंभ सन 1927 में WF विलोबी की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक से माना जाता है। विलोबी ने कहा कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों की क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। और इस काल के अंदर 1927 के अंदर WF विलोबी नाम के जो विद्वान थे, उनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिनका नाम था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक। और इस पुस्तक के अंदर विलोबी ने कहा कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत होते हैं और इन सिद्धांतों को क्रियान्वित करके लोक प्रशासन में सुधार किया जा सकता है। तो दूसरा जो चरण है, जिसको प्रशासन के सिद्धांतों का स्वर्ण काल माना जाता है, जिनके अंदर लोक प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ था। बात करते हैं लोक प्रशासन के विकास का तीसरा चरण, जिसका कालक्रम था 38 से 47 तक, 38 से 47 तक। इस काल को चुनौतियों का काल कहा जाता है। ध्यान रखना, व्यक्ति या संस्था, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था होती है, वो जब तक चुनौतियों से नहीं लड़ते तब तक उनका विकास नहीं होता है। अब देखो, वो स्वर्ण काल माना जा रहा था, शुरुआत अच्छी थी, मगर बाद में देखो यहाँ पे इनके सामने क्या आ रही हैं, चुनौतियाँ आ रही हैं 10 वर्ष तक। इस चरण में लोक प्रशासन के सामने कई चुनौतियाँ आई और इस वजह से चेस्टर बर्नार्ड, जो स्वयं एक अनुभवी प्रशासक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव में कहा था कि प्रशासन में न तो कोई सिद्धांत होते हैं और न ही ये विज्ञान हो सकता है। ये जो विद्वान थे, प्रशासन के संबंध आने वाली चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या कहा था कि प्रशासन के अंदर न तो कोई सिद्धांत होता है और न ही ये विज्ञान है। हर्बर्ट साइमन के विचार भी इसी प्रकार के थे। इन विद्वानों का मत था कि प्रशासन विज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि विज्ञान मूल्य शून्य, वैल्यू फ्री होता है, जबकि प्रशासन में मूल्य बहुलता होती है। दूसरी बात, मनुष्य की प्रकृति एवं स्वभाव पृथक पृथक होते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे जो ये चुनौतियाँ आई थी, इनके अंदर सबसे मुख्य जो चुनौती थी वो थी लोक प्रशासन को विज्ञान मानने की बात के ऊपर चुनौती। उन्होंने कहा कि वो बात वापस आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि मूल्यों एवं आदर्शों के बिना प्रशासन नहीं चल सकता। आज हम देखते हैं कि गांधी जी की विचारधारा, विवेकानंद जी की विचारधारा एवं जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, उन सब की विचारधारा को लिए बिना आप अच्छे से जो है प्रशासन नहीं कर सकते, लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं आदर्शों के अंदर, मूल्यों के अंदर। और विज्ञान के अंदर आदर्शों एवं मूल्यों का जो है महत्व नहीं होता है, उनको स्थान नहीं दिया जाता है। वहाँ पे तथ्यों के ऊपर जो फैक्ट होते हैं, साइंटिफिक होते हैं, उन बातों पे ध्यान दिया जाता है। अतः उन्होंने कहा कि इसको जो है, ये न तो कोई इसके लोक प्रशासन का न तो कोई सिद्धांत है, न ये विज्ञान है, ये तो मनुष्य के स्वभाव के ऊपर जो है इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे हर मनुष्य की प्रकृति, हर मनुष्य का स्वभाव पृथक पृथक होता है, और प्रशासन के साथ वो जो डील करेगा वो भी क्या है, अपने स्वभाव और अपनी प्रकृति के अनुसार अलग अलग तरीके से करेगा। और मूल्यों की जो है इनके अंदर बहुलता होती है, अतः हम इनको जो है नहीं कह सकते, इसको विज्ञान नहीं कह सकते, इसके अंदर सिद्धांतों का अभाव है। अब देखो, बात आती है चतुर्थ चरण 1948 से 1970। ये जो है पहचान की संकट का काल है।
अब देखो तीसरे चरण में तो इसके सामने चुनौतियां आ रही थी, अब देखो क्या होता है, बिल्कुल इसकी पहचान ही संकट के अंदर आ गई थी। ये जो था इसका सबसे हार्ड काल माना जाता है। इस चरण में लोक प्रशासन अपने पहचान के संकट से जूझता रहा। विषय की सिद्धांतवादी विचारधारा अविश्वसनीय प्रवृत्त होने लगी तथा इसका वैज्ञानिक स्वरूप भी वाद विवाद का विषय बन गया। इस विषय को पहचान के संकट से उबारने के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते अपनाए गए। कुछ विद्वान राजनीति शास्त्र की और मुखातिब हुए, परंतु राजनीति शास्त्र में इस समय कुछ परिवर्तन आ रहे थे। लोक प्रशासन का राजनीति शास्त्र में जितना महत्व पहले था उसमें गिरावट आ गई। ऐसी अवस्था में ये विषय सौतेलापन व अकेलापन अनुभव करने लगा। अब देखो क्या है कि अब इनके सामने जब चुनौतियां आने लगी और चुनौतियों से ये नहीं निकल पाए, तो फिर कुछ विद्वान जो थे ना वो पॉलिटिकल के अंदर इसको लेके जाने लगे, पॉलिटिकल के अंदर वापस इसको जोड़ने लगे। अब देखो ये काल है 1948 से 1970, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में विश्व के अंदर हर क्षेत्र के अंदर परिवर्तन आया था। अब यहाँ पे राजनीति के अंदर भी परिवर्तन आ रहा था। अब लोक प्रशासन वापस पॉलिटिकल के अंदर जा रहा था, तो अब वहाँ पे क्या हो रहा था, उसमें तो खुद में अपडेट आ रहे थे, पॉलिटिकल खुद अपने अंदर अपडेट ले रहा है। तो फिर उनको जो है एकदम सौतेलापन और अकेलापन महसूस होने लगा कि भाई लोक प्रशासन आखिर में है क्या। उसके बाद का जो चरण होता है 1971 से लगाकर वर्तमान तक, 71 से वर्तमान तक, इसको कहते हैं अंतर्विषय काल। देखो क्या होता है, जब चुनौतियों से निकल कर ही जो क्या होता है कि आगे सफलता मिलती है। लोक प्रशासन ने भी चुनौतियों का सामना किया और यहाँ पे उसको सफलता मिल रही है। प्रथम चरण 1971 से निरंतर, इसको अंतर्विषय काल कहा जाता है। पूर्व में लोक प्रशासन के विकास के चतुर्थ चरण ने लोक प्रशासन को काफी प्रभावित किया। हालांकि ये अच्छा ही विचार था। कहते हैं कि मनुष्य चुनौतियों से महान बनता है, ऐसे ही शास्त्र भी ऊंचे उठते हैं। लोक प्रशासन के साथ भी यही हुआ। इसका सर्वांगीण विकास होने लगा। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र की, मनोवैज्ञानिक, मानव शास्त्र आदि विज्ञान भी इसमें रुचि लेने लगे, जबकि लोक प्रशासन में राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी तो पहले से ही रुचि लेते थे। फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर विषय इंटरडिस्क्रिप्टेंट्री बन गया। अब वर्तमान के अंदर लोक प्रशासन जो है, जिसके अंदर जितने भी समाज के दूसरे शास्त्र हैं वो सारे रुचि लेते हैं और इनका जो है सर्वांगीण विकास हो रहा है, और यही चरण जो है वर्तमान में चल रहा है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन जो था, जिसका विकास किस प्रकार से हुआ, जिनके बारे में हमने बात की है। थोड़ी सी बात करते हैं लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। देखिए लोक प्रशासन क्या होता है, तो लोक प्रशासन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि जनता का प्रशासन, ठीक है ना। और निजी प्रशासन, लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन, देख लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानता और अंतरों के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोक प्रशासन व निजी प्रशासन, प्रशासन दो प्रकार का होता है। लोक प्रशासन जिसका संबंध सरकारी विभागों और सरकारी निगम व सरकारी लेकिन स्वतंत्र निकायों व आयोगों से होता है। लोक प्रशासन जो होता है जिसके अंदर तो सरकार, जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं, सरकारी उपक्रम होते हैं, सरकारी निगम होते हैं, सरकारी नौकरियां होती हैं, उनको बारे में बात करते हैं। दूसरा होता है निजी प्रशासन, जो कि व्यक्तिगत प्रशासन है। प्रशासन जो निजी व्यक्तिगत संस्थाओं का प्रशासन होता है, जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, फर्में हैं, फैक्ट्रियां हैं, कॉलेजें हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, हॉस्पिटल हैं, जो निजी हैं, उनका जो प्रशासन होता है वो निजी प्रशासन के अंदर आता है। अब देखो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कौन कौन सी समानताएं हैं, इनकी तुलना करते हैं। तो प्रशासन को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, लोक प्रशासन तथा निजी या व्यक्तिगत प्रशासन। दोनों प्रकार के प्रशासन में कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इनके अंदर समानताएं। तो इनके अंदर पहली समानता होती है तकनीकी समानता। इसके अलावा होती है कौशल का महत्व, कर्मचारी वर्ग की समानता, वित्तीय व्यवस्था, उत्तरदायित्व, अन्वेषण और शोध की दोनों में आवश्यकता, दोनों की सफलता का मापदंड प्रगति है, समान संगठन व्यवस्था। देखो क्या होता है तकनीकी समानता, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसके अंदर एक डॉक्टर, एक निजी हॉस्पिटल है, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो दोनों की तकनीकी तो समान ही होगी ना। दोनों के अंदर जो है क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दोनों उपचार कर रहे हैं, तकनीकें दोनों की समान हो गई। एक प्राइवेट कॉलेज है, एक सरकारी कॉलेज है, चाहे एक टेलीकॉम की हम बात करते हैं, मोबाइल एवं नेटवर्क उपलब्ध करवाने वाली
सरकारी कंपनी एक निजी कंपनी है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों की जो तकनीकी होगी वो होगी समान ही होगी। वो भी जो है इंजेक्शन गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही उसी प्रकार से उसी तकनीकी से लगाएंगे जैसे प्राइवेट के अंदर लगा रहे हैं। सरकारी अध्यापक भी ऐसे ही पढ़ाता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में जैसे निजी अध्यापक पढ़ा रहा है। सबका जो तरीका होगा वो क्या होगा, सेम होगा। कौशल का महत्व, दोनों का कौशल समान होगा। एमबीबीएस किया हुआ व्यक्ति ही डॉक्टर बनेगा, चाहे सरकारी हो कि निजी हो, ठीक है। नेट जेआरएफ करने के बाद में ही प्रोफेसर बनेगा, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद में ही इंजीनियर बनेगा, चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी है चाहे निजी कंपनी है। दोनों का कौशल क्या होता है, समान होता है। कर्मचारी वर्ग की समानता, सफाई कर्मचारी वहाँ पे भी सफाई करेगा, यहाँ पे भी कर्मचारी का काम करेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे भी वो ऑपरेटिंग करेगा, यहाँ पे भी ऑपरेटिंग करेगा। तो कर्मचारी वर्ग जो है वो भी क्या होता है, समान होता है। वित्तीय व्यवस्था, वहाँ पे भी पैसे के बिना सरकारी विभाग में चल नहीं सकता और पैसे के बिना प्राइवेट विभाग में वो भी जो है चल नहीं सकता। किसी न किसी का तो उत्तरदायित्व होना ही चाहिए। सरकार की जो कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उसका भी कोई ना कोई उत्तरदायित्व होगा, उसका भी कोई अधिकारी होगा, वो वहाँ पे जो है उत्तरदायी होगा। और निजी कंपनी का भी जो भी मैनेजर होगा, मालिक होगा, वो वहाँ पे उत्तरदायित्व होगा। अन्वेषण और शोध की आवश्यकता गवर्नमेंट में भी रहती है, निजी में भी रहती है। चाहे गवर्नमेंट का निजी प्रशासन है या गवर्नमेंट का प्रशासन है, दोनों के अंदर जो है समय समय पे रिसर्च होने रहते चाहिए, समय समय पर उनका जो है ऑडिट होती रहनी चाहिए और सही क्या है गलत क्या है अपडेट लेते हुए सुधार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और दोनों की सफलता का मापदंड क्या है, प्रगति। अगर दोनों जो हैं, चाहे गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, एक गवर्नमेंट की बस चल रही है, निजी बस है, या फिर प्राइवेट की निजी बसें प्राइवेट निजी बसें चल रही है, गवर्नमेंट की बसें चल रही है, दोनों की अगर प्रगति होगी, मापदंड अच्छे होंगे तो ही काम होगा। गवर्नमेंट की चाहे कंपनी है ये वायुयान है या प्राइवेट का वायुयान है, दोनों जो है खुद के अंदर अपडेट करते हुए, सुधार करते हुए, अच्छे कर्मचारियों के साथ में काम करेंगे तभी उनको सफलता मिलेगी। समान संगठन व्यवस्था, दोनों का जो संगठन होता है वो क्या होता है, समान होते हैं। अब देखो प्रोफेसर साइमन का विचार है। अब इन दोनों के बीच में असमानता क्या है। प्रोफेसर साइमन का विचार है, सामान्य नागरिकों की दृष्टि से लोक प्रशासन राजनीति शास्त्र से परिपूर्ण और नौकरशाही तथा लाल फीताशाही से युक्त होता है। ये साइमन ने क्या कहा है, नहीं, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन समान नहीं होता है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट के अंदर करप्शन होता है, निजी संस्था में करप्शन नहीं होता है। गवर्नमेंट संस्था के अंदर रिश्वतखोरी चलती है, निजी संस्था में नहीं चलती है। गवर्नमेंट के अंदर लेट लथीपाशाही लाल फीताशाही चलती है, ठीक है ना। कर्मचारी जो है लेट भी आ सकते हैं, अपना काम भी समय पे नहीं करते, मगर निजी प्रशासन के अंदर ऐसा नहीं होता है। जबकि निजी प्रशासन लाल फीताशाही से शून्य होता है, यानी कि एक लेट आना, समय पे काम नहीं करना, चाटुकारिता करना, ये सब चीज़ें निजी प्रशासन में नहीं चलती है। एलवी मिसेज का मत है कि लोगों की यही सोच है कि व्यक्तिगत प्रशासन लाभ के उद्देश्य से चलता है, लोक प्रशासन नहीं। देखो क्या होता है कि ये जो विद्वान हुए हैं एलवी मिसेज का कहना है कि लोक प्रशासन जो होता है वो सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, और निजी प्रशासन होता है जो उसका मालिक होता है, कंपनी होती है, बॉस होता है, वो खुद का या निजी हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। अब देखो दोनों के अंदर अंतर क्या है, तो कानूनी समानता में अंतर। दोनों की कानूनी समानता अलग अलग होती है। वो जो होती है वो सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है, जिसके अंदर पूरे समाज का अधिकार होता है, सब लोग उसके बारे में अच्छे बुरे के लिए बात कर सकते हैं। मगर ये निजी संपत्ति होती है, वो निजी संपत्ति होती है, निजी प्रशासन होता है जिसके अंदर जो वहाँ उसका मालिक है वो अपनी मर्जी से कार्य कर सकता है। मालिक की जो मर्जी है वही क्या है, कानून होगा। मगर हालांकि विकसित राष्ट्रों के अंदर मजदूर संगठन एवं सरकार के द्वारा जो है निजी प्रशासन है, उनके कार्यों में इतना हस्तक्षेप किया जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि ये निजी है या सरकारी। वित्तीय क्षेत्र में भिन्नता, देखो क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर तो जो राज्य सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके अंदर उनकी वित्तीय स्थिति ज़्यादा अच्छी भी नहीं रहती, या जो भी उनको अपने अनुसार वो जो है पैसा नहीं खर्च कर सकते। गवर्नमेंट आगे से जितना अधिकारी वर्ग जितनी जो है उसकी विधायिका वगैरह उनको पैसा देगी उतना ही पैसा खर्च करते, मगर निजी प्रशासन के अंदर जो वित्तीय स्वतंत्रता होती है।
इसके अलावा लक्ष्य संबंधी अंतर, लोक प्रशासन के अंदर जो सरकारी प्रशासन है उनका लक्ष्य अलग होता है, निजी प्रशासन का लक्ष्य अलग होता है। अब सरकारी प्रशासन के अंदर तो क्या होता है, जैसे अपन एक बात कहते हैं कॉलेज की कि भाई सारे बच्चे पास हो गए, 70% पास हो गए, 80% पास हो गए, मगर निजी प्रशासन के अंदर कि कितने लड़के मेरिट में आए, कितने डिस्ट्रिक्ट में आए, कितने डिस्ट्रिक्शन आए, कितनों के 90% आए, इस प्रकार से क्या होती है, अंतर होता है। उद्देश्यों में भिन्नता, दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है, दोनों के सेवा का दायित्व जो है अलग अलग होता है, दोनों के अंदर दोष पाए जाते हैं। भेदभाव संबंधी अंतर दोनों में अलग होती है। कुशलता संबंधी अंतर, अब देखो कुशलता संबंधी अंतर क्या होता है कि कई बार तो हम देखते हैं कि निजी के अंदर ज़्यादा कुशल व्यक्ति होते हैं और काम करते हैं वो भी जो है, निजी वाले जो होते हैं वो कम कुशल होते हैं, वो भी अधिक काम करते हैं और व्यक्तिगत हित के लिए काम करते हैं, मगर सरकारी वाले जो होते हैं वो इस प्रकार से की बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बीच में अंतर की बात करते हैं तो एक विद्वान हुए हैं सर जोशिया, उन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर जो है 4 बातों के आधार पर किया है। सर जोशिया ने 4 बातों के आधार पर लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर किया है। लोक प्रशासन एक रूपता के सिद्धांत पर काम करता है। पहली बात उन्होंने बताई कि लोक प्रशासन होता है वो एक रूपता के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका अभिप्राय यह है कि सभी प्रशासनिक कार्य तथा निर्णय स्थिर होने चाहिए, अर्थात वे नियम अथवा पूर्व उदाहरण के अनुकूल होते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि लोक प्रशासन में बाहरी वित्तीय नियंत्रण का नियम लागू है, अर्थात कार्यकारिणी का वित्त पर नियंत्रण नहीं होता, ये नियंत्रण विधानमंडल के हाथ में होता है। तीसरा उन्होंने अंतर बताया कि लोक प्रशासन पर जनता के प्रति उत्तरदायित्व का नियम लागू होता है, जो संसदीय शासन प्रणाली में विशेषतया निरंतर और विस्तृत होता है, बल्कि उत्तर इसमें नहीं होता आता है, निजी प्रशासन में नहीं आता है। चौथा उन्होंने अंतर बताया कि व्यापार का ध्येय लाभ या मुनाफा होता है, किंतु ये नियम लोक प्रशासन पर लागू नहीं होता। प्रश्न कि क्या लाभ होगा व्यापारियों के लिए सर्वोच्च महत्व का है और संभवतः नया उपक्रम आरंभ किया जाए अथवा नहीं, इसके निर्णय का एकमात्र आधार प्रश्न का उत्तर ही है। इस प्रकार सर जोशिया नाम के जो विद्वान थे इन्होंने 4 अंतर बताए हैं। तो बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, लोक प्रशासन एवं राजनीति के संबंधों को बताइए। तो हमने तीसरे प्रश्न के ऊपर चर्चा की थी लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन के बारे में। अब बात करते हैं लोक प्रशासन एवं राजनीति के मध्य क्या संबंध है, उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राजनीति और प्रशासन, राजनीति और प्रशासन का संबंध जो है वो परंपरागत दृष्टिकोण अथवा राजनीतिक प्रशासन का जो है विभाजन, इनके ऊपर बात करते हैं। राजनीति एवं प्रशासन के बीच संबंधों का विकास कालांतर में हुआ। इन दोनों के बीच में संबंधों का जो विकास हुआ था वो पूर्व समय में हुआ था। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति एवं प्रशासन में भेद किया जाता है। अपने गणतंत्र के प्रारंभिक समय से ही अमेरिका के राजनेता नीति निर्माण तथा प्रशासनिक विषयों में भेद करते आए हैं। राजनीति और प्रशासन के अंदर भेदभाव की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से, अमेरिका से हुई थी। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो हमने अध्ययन किया था, जिसके अंदर भी हमने इन दोनों के बीच में भेद किया था, इससे राजनीति और प्रशासन में द्विविभाजन का विकास हुआ है। 1980 के आरंभ में वुड्रो विल्सन ने संकीर्णतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राजनीति और प्रशासन के बीच मौलिक भेद बतलाया और कहा प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र से बाहर है। उसके बाद में वुड्रो विल्सन जो थे उन्होंने 1980 के अंदर राजनीति से इसको अलग किया और कहा कि भाई राजनीति और लोक प्रशासन में क्या है, अलग है। अगली जो उसके बाद में वुड्रो विल्सन के बाद में इनके बारे में प्रोफेसर गुडनो ने कहा कि प्रशासन का ये बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो राजनीति से संबंधित नहीं है। विलोबी ने प्रशासन को पृथक स्तरता प्रदान करने का प्रयास किया। उन्होंने न केवल इसको राजनीति से पृथक किया अपितु विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका साथ इसको सरकार के चतुर्थ अंग के रूप में खड़ा करने का प्रयास किया। ये जो विलोबी थे इन्होंने क्या किया कि राजनीति के अंदर जिस प्रकार सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, प्रशासन को उसके अंदर लोक प्रशासन उसका एक चौथा अंग है। उन्होंने प्रशासन शब्द का प्रयोग केवल प्रशासनिक शाखा के कार्यों तक सीमित रखा। उन्होंने प्रशासनिक शब्द जो है प्रशासनिक कार्यों तक ही इसको क्या किया था, सीमित किया था। वर्तमान समय में लोक प्रशासन
का राजनीति के साथ में जो संबंध है वो किस प्रकार का संबंध है, तो प्रशासन का नीति निर्धारण में सक्रिय हाथ है। प्रशासन जो होता है किस प्रकार की नीति बनानी, राज्य के लिए कौन सी नीति अच्छी रहेगी, इसके अंदर उनका सक्रिय हाथ रहता है। उद्देश्यों की दृष्टि से जब भी संबंध रहते हैं, प्रशासन एवं राजनीति की जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। सफलता भी जो है दोनों जब साथ में मिलकर के काम करते हैं तो भी संबंध आपस में रहता है। राजनीतिज्ञों पर अत्यधिक कार्यभार, ये जो है लोक प्रशासन के अंदर जो है इनकी वजह से राजनीति के जो है उनका कार्यभार कई बार जो है कम हो जाता है, कई बार बढ़ भी जाता है। विधि निर्माण में सहयोग भी, कोई भी अच्छे से बड़ा नेता होता है वो भी अपने पीए और अपने अधिकारियों से पूछे बगैर कार्य नहीं करता है। स्थानीय प्रशासन में राजनीति तथा प्रशासन का घनिष्ठ संबंध, जो छोटे लेवल पे राजनीति होती है, ठीक है ना, उनके अंदर राजनीति और प्रशासन के बीच में क्या होते हैं, घनिष्ठ संबंध होते हैं। दोनों के मध्य बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। दोनों के बीच में जो परस्पर निर्भरता होती है वो भी क्या होती है, अत्यधिक होती है। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के कारण परस्पर अधिक निर्भरता, इंटरनेशनल जो भी प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए भी दोनों के अंदर जो है परस्पर समस्याएं जो है अधिक निर्भर करती हैं। इस प्रकार से लोक प्रशासन और राजनीति के बीच में क्या संबंध है, इनके बारे में हमने में थोड़ी सी बात की है। बाय द वे, इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है तो आप ये जो पीपीटी है इनको अच्छे से पढ़ ले और वापस बार बार पढ़ना, लिखना, और ये जो पॉइंट है इनके बीच में संबंधों को, इनको भी आप देख सकते हैं। ये जो है अगर प्रश्न परीक्षा के अंदर आएगा तो आपको जो है महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। नवीन लोक प्रशासन के बारे में बताते हुए लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियों को बताइए, लोक प्रशासन के उपागमों को बताइए। नवीन लोक प्रशासन क्या है? नवीन लोक प्रशासन, तो नवीन लोक प्रशासन की जो अवधारणा की शुरुआत हुई वो हुई थी 1960 के दशक में। 1960 के अंदर जो है एक नवीन लोक प्रशासन उभर करके सामने आया। इस दशक में अमेरिकी समाज में जो परिवर्तन हुए उसका प्रभाव परंपरागत लोक प्रशासन पर नहीं पड़ा। नवीन लोक प्रशासन आंदोलन लोक प्रशासन के नवयुवक विद्वानों का आंदोलन था। अमेरिका के अंदर जो नवयुवक थे उन नवयुवकों ने मिलकर के लोक प्रशासन के अंदर जो है एक नया आंदोलन शुरू किया जिसको नवीन लोक प्रशासन कहते हैं। नवीन लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग लोक प्रशासन विषय के लिए नया है। परंपरागत लोक प्रशासन में कुशलता तथा मितव्ययिता को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने इन पुरातन अवधारणाओं को नकार दिया। जो परंपरागत लोक प्रशासन था उसके अंदर कुशलता, प्रशासनिक कुशलता और फालतू खर्चे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाया था, मगर नवीन लोक प्रशासन के जो समर्थक थे इन्होंने इन प्राचीन अवधारणाओं को क्या कर दिया था, नकार दिया था। अब बात करते हैं नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य उद्देश्य। जो नवीन लोक प्रशासन है उसके क्या उद्देश्य हैं, उसके क्या क्या लक्ष्य हैं, जिसकी शुरुआत अमेरिका के अंदर 1960 के दशक में वहां के नवयुवकों के द्वारा हुई थी। पहला इसका जो लक्ष्य या उद्देश्य है वो है इसकी प्रासंगिकता। परंपरागत लोक प्रशासन के लक्ष्य थे, देखो परंपरागत लोक प्रशासन के क्या लक्ष्य थे, कार्य कुशलता तथा मितव्ययिता, जबकि नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता से तात्पर्य है सामाजिक समस्याओं के प्रति इसकी गहरी चिंता है। इसका मूल मंतव्य है लोक प्रशासन का ज्ञान तथा शोध समाज की आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रासंगिकता एवं संगतिपूर्ण होनी चाहिए। जो लोक प्रशासन की जो प्रासंगिकता है या इसका जो मेन उद्देश्य है कि ये क्यों प्रासंगिक है, ये क्यों होना चाहिए समाज के अंदर, तो इसका मूल जो कारण है वो क्या है, इसके अंदर जो है इसका ज्ञान और शोध समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। बात करते हैं लोक प्रशासन का दूसरा लक्ष्य जो है या उद्देश्य है वो है मूल्य। मूल्य, नवीन लोक प्रशासन स्पष्ट रूप से आदर्शात्मक है। नवीन लोक प्रशासन कैसा है, आदर्शात्मक है। ये परंपरावादी लोक प्रशासन के मूल्यों को छिपाने के व्यवहार एवं प्रक्रियात्मक तटस्थता को अस्वीकार करता है।
परंपरागत लोक प्रशासन के अंदर मूल्यों को छिपाया जाता था, ठीक है ना, आदर्शों को छिपाया जाता था, उनको विज्ञान बताने की कोशिश की जाती थी, मगर नवीन लोक प्रशासन ने इस प्रकार की जो है फॉर्मेलिटीज नहीं की और खुद को जो है आदर्शात्मक रूप में सामने लाया। सामाजिक समानता, सामाजिक समता, परंपरागत लोक प्रशासन यथास्थिति स्वरूप का था, जबकि नवीन लोक प्रशासन सामाजिक क्षमता के सिद्धांत पर बल देता है। ये समाज के कमजोर वर्गों, मसलन महिलाओं, बच्चों एवं दलितों के सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु संवेदनशील रहता है। इसके अंदर क्या है कि समाज के अंदर समानता के लिए जो है नवीन लोक प्रशासन कार्य करता है। इसके अंदर जो है समाज के अंदर जो कमजोर वर्ग हैं, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, दलित हैं, इन सबको सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु ये क्या है, संवेदनशील है, समानता के ऊपर बल देता है। अगला उसका जो लक्ष्य या उद्देश्य है वो है परिवर्तन। हम बात करते हैं नवीन लोक प्रशासन के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला है प्रासंगिकता, यानी कि इसकी जो प्रासंगिकता है, लोक प्रशासन का ज्ञान शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में होना चाहिए, समाज में जो आवश्यकता है उसके लिए इसका कार्य होना चाहिए। दूसरा, इसी इसका जो मूल्य है वो आदर्शात्मक है। पुराने जो पुरातन लोक प्रशासन था वो इसको छुपाता था, ये आदर्शों को स्वीकार करता है। तीसरा, इसका लक्ष्य है सामाजिक समता, सामाजिक समानता, समाज के अंदर समानता स्थापित करने के लिए लोक प्रशासन कार्य कर रहे हैं। चौथा जो बात इसका लक्ष्य उद्देश्य है वो है परिवर्तन, सामाजिक समानता की प्राप्ति हेतु नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन पर बल देता है। इनका मानना है कि अगर सामाजिक समानता स्थापित करनी है तो इसके लिए परिवर्तन लाना जरूरी है। समाज में यथास्थितिवाद, शोषण, सामाजिक तथा आर्थिक विषमता को समाप्त कर समतायुक्त और शोषण विहीन नए समाज की स्थापना करना है। तो नवीन लोक प्रशासन में समाज में परिवर्तन लाने के औजार के रूप में कार्य करना है। उन्होंने कहा है कि समाज के अंदर जो जो समस्या है, इन समस्याओं को अगर समाप्त करना है तो नवीन औजार के रूप में जो है कार्य करना पड़ेगा, और वो होगा परिवर्तन, परिवर्तन के लिए कार्य करने होगा। अब बात करते हैं लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धति एवं उपागम। ये जो लोक प्रशासन है, नवीन लोक प्रशासन, इसकी अध्ययन पद्धति क्या है, इसका उपागम क्या है, जिसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, लोक प्रशासन की जो अध्ययन पद्धति है, जिसके अंदर हम तो लोक प्रशासन की कौन कौन सी अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, इसके उपागम कौन कौन से, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, किसी भी विषय की पूर्णता तक पहुंचने में उसकी अध्ययन पद्धतियों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। उस जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट के अध्ययन करने का जो तरीका होता है, जो पद्धति होती है, उसका उस विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह लोक प्रशासन के अध्ययन के भी अनेक उपागम या पद्धतियां हैं। सामान्यतः विभिन्न विषयों का अध्ययन दो प्रकार की पद्धतियों से किया जाता है। इनका जो अध्ययन है दो प्रकार की पद्धतियों से किया, पहला है आगमनात्मक पद्धति और दूसरी है निगमनात्मक पद्धति। देखो, आगमनात्मक पद्धति क्या है, भौतिक विज्ञानों का अध्ययन प्राय आगमनात्मक पद्धति से तथा समाज विज्ञानों का अध्ययन निगमनात्मक पद्धति से किया जाता है। जो विज्ञान का अध्ययन होता है वो आगमनात्मक पद्धति से होता है, जिसके अंदर पहले उदाहरण और बाद में नियम, और निगमनात्मक पद्धति जिसके अंदर पहले आप नियम देंगे फिर उसका उदाहरण देंगे। समाज का जो अध्ययन किया जाता है, समाज विज्ञानों का जो अध्ययन होता है वो निगमनात्मक पद्धति से होता है। अरस्तु ने आगमनात्मक पद्धति इंडक्टिव तथा प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। देखो, पहले उदाहरण फिर नियम, आगमनात्मक पद्धति। इन आगमनात्मक पद्धति से विज्ञान का अध्ययन होता है। अरस्तु ने इसके ऊपर बल दिया था। निगमनात्मक पद्धति पहले नियम और बाद में उदाहरण। इस पद्धति से समाज विज्ञानों का अध्ययन किया जाता है। इसके ऊपर बल किसने दिया था, इसके ऊपर बल दिया था प्लेटो ने। इसके ऊपर बल किसने दिया था, प्लेटो ने। लोक प्रशासन के इसके अलावा जो है लोक प्रशासन के अंदर वैज्ञानिक पद्धति भी होती हैं, ठीक है, वैधानिक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, व्यवहारिक पद्धति है, मनोवैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है ना, घटना या प्रकरण की जो पद्धति है, व्यवस्थावादी पद्धति है। इन पद्धतियों के साथ में अध्ययन होता है। अब देखो, इनकी जो लोक प्रशासन के अध्ययन के जो उपागम है, ठीक है ना, इसके अध्ययन की जो अप्रोच है, ठीक है ना, तो अप्रोच क्या होती है, तो मैं
अभी मैंने लोक प्रशासन की जो अपन ने अध्ययन पद्धतियां पढ़ाई थी, तो लोक प्रशासन की अध्ययन पद्धतियां और जो उपागम हैं वो लगभग समान ही हैं। जो इसकी अध्ययन पद्धतियां हैं जिनका मैं अभी जैसे नाम ले रहा था, वो वैज्ञानिक पद्धति, दार्शनिक पद्धति, विधि पद्धति, व्यवस्थावादी पद्धति, उसी प्रकार से इसके उपागम भी हैं। तो अध्ययन पद्धतियां एवं उपागम जो है दोनों क्या है, लगभग समान है। इसलिए हम इनकी जो पद्धति और अप्रोच, उपागम दोनों को समान रूप मानते हुए क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखो लोक प्रशासन के अध्ययन के कौन कौन से उपागम है, इनके अंदर वो बातें पहले बताई गई है। लोक प्रशासन एक संयुक्त शब्द है जो दो शब्द लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक प्रशासन शब्द सार्वजनिकता का सूचक है तथा यह आम आदमी के लिए प्रशासन का मार्ग प्रशस्त करता है। लोक शब्द प्रयोग सरकारी संस्था या गवर्नमेंट के प्रशासनिक कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। इसे जन प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन, सरकारी प्रशासन भी कहा जाता है। लोक शब्द का प्रयोग इस विषय को सरकार के प्रशासनिक क्रियाकलापों तक सीमित कर देता है, क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें देश के अंदर रहने वाले समस्त व्यक्ति आ जाते हैं। इस प्रकार से प्रशासन का अर्थ होगा राज्य के कार्यों को पूरा करना होता है। राज्य के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को पूरा करना प्रशासन का अर्थ होता है। जो शुरुआत में हमने लोक प्रशासन की अर्थ एवं परिभाषा पढ़ी थी, उसके अंदर अगर कुछ कमी रह गई है तो आप इसकी जो अप्रोच के बारे पहले जो लोक शब्द और प्रशासन शब्द का विस्तृत जो ये बातें बताई गई है, इनको भी उनके साथ में जोड़ सकते हो और इनका यहाँ पे अलग से भी अध्ययन कर सकते हो। तो लोक प्रशासन क्या है उसके अर्थ के बारे में थोड़ा सा इसको यहाँ पे विस्तृत रूप से बताया गया है। बात करते हैं लोक प्रशासन के अध्ययन की पद्धतियाँ एवं उपागम। लोक प्रशासन के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर इन पद्धतियों के द्वारा लोक प्रशासन का अध्ययन होता है। पहली है दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम लोक प्रशासन के अध्ययन संबंधी सबसे प्राचीन उपागम है। उदाहरण के लिए महाभारत का शांति पर्व, प्लेटो द्वारा रचित गणराज्य, हॉब्स की रचना लेवियाथन, लॉक की नागरिक शासन संबंधी निबंध आदि, ये सारे के सारे दार्शनिक उपागम का क्षेत्र, ये दार्शनिक उपागम के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दार्शनिक उपागम का क्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है और यह अपनी परिधि में सभी प्रकार की प्रशासकीय क्रियाओं को समेट लेता है। इसका इन क्रियाओं में अंतर्निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों का पता लगाना होता है। तो लोक प्रशासन के अध्ययन का पद्धतियों का जो उपागम होता है, पहला है उपागम और दार्शनिक उपागम। दार्शनिक उपागम के प्रमुख उदाहरण क्या है, महाभारत का शांति पर्व, प्लेटो का रचित गणराज्य, अर्थशास्त्र भी इसी के अंदर आती है। दूसरा जो उपागम है वो है विधिक या कानूनी उपागम। दार्शनिक उपागम के बाद विधिक उपागम ही आता है, लेकिन एक दृष्टिकोण से यह दार्शनिक उपागम से भी अधिक प्राचीन है। यह एक व्यवस्थित उपागम है तथा इसका मूल यूरोप की परंपरा में व्याप्त है। ये विधिक या जो कानूनी उपागम है, इसका जो मूल है वो कहाँ है, वो यूरोप के अंदर इनको देखने को मिलता है। दार्शनिक उपागम का जो मूल है वो भारत के अंदर देखने को मिलता है। यूरोप में लोक प्रशासन का विकास कानून के अध्ययन के अंतर्गत हुआ तथा वहाँ विधिक उपागम ही लोक प्रशासन के अध्ययन की विधि है। अनेक यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम आदि में लोक प्रशासन का अध्ययन कानूनी दृष्टिकोण के द्वारा किया जाता है। ये जो देश हैं, इन देशों के अंदर जो है लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाता है, जो विधिक या कानून के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब ये है, बात का तात्पर्य यह है कि यूरोप के अंदर प्रशासन और कानून दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा समानता होती है। विधायिका और लोक प्रशासन में जो है घनिष्ठ संबंध होते हैं। इस वजह से वहाँ पे जो है विधिक या कानूनी उपागम है वो देखने को मिलता है। और वैसे भी आपको बता दें कि जो व्यक्ति प्रशासन करने वाले, अब निरंकुश राजतंत्रों में तो यही होता था, जो वही प्रशासन करता था जो कानून का निर्माण करने वाला होता था। तो जर्मनी और फ्रांस में भी यही होता है। फ्रांस के अंदर भी हमें यही देखने को मिलता है कि वहाँ पे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, प्रशासन एवं ये विधायिका
अर्थात कानून, निर्माण और प्रशासन दोनों एक ही व्यक्ति के पास होते हैं। अगला जो उपागम है वो है ऐतिहासिक उपागम, इतिहास पर आधारित उपागम। ये जो उपागम होगा वो क्या होगा, बहुत ही प्राचीन उपागम होगा। लोक प्रशासन के अध्ययन का ऐतिहासिक उपागम अति प्राचीन है। भूतकालीन लोक प्रशासन का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है और सूचनाएं कालक्रम की दृष्टि से संग्रहित की जाती हैं तथा उनकी व्याख्या की जाती है। गौरवशाली अतीत से युक्त समाज में ये पद्धतियाँ अत्यधिक लोकप्रिय और प्रशासकीय कार्य प्रणाली के अनोखेपन को निर्धारित करने में सहायक होती हैं। तो ये क्या होता है, ये थी ऐतिहासिक पद्धति। इन पीपीटी के जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको आप क्या करना, लिख लेना और इनको पढ़ने की कोशिश करना। इसके अलावा जो लोक प्रशासन की जो अध्ययन पद्धतियां हैं जिसके अंदर अगली आती है समस्यात्मक अध्ययन पद्धति उपागम। समस्यात्मक अध्ययन पद्धति उपागम जो है ये जो है ये व्यक्ति पद्धति उपागम जो है इसके प्रकार की है। इसके अलावा यानी कि समस्यात्मक अध्ययन पद्धति उपागम, इसके अंदर हमें एक जैसे इस उपागम की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, समस्या से। इसकी शुरुआत होती है घटना से। जैसे वह प्रशासन के अंदर, जैसे राज्य के अंदर कोई घटना घटित हुई, कोई समस्या आई, तो उस समस्या और घटना से क्या होती है, इस पद्धति की शुरुआत होती है, इस उपागम का शुरुआत होती है। देखो इसमें देखो क्या होता है, जैसे कोई घटना हो गई या केस हो गई, इसका अर्थ प्रशासन में घटित होने वाली स्थिति को बिना तोड़ मरोड़ के सही संदर्भ में सही स्थितियों सहित वर्णन से है। यह अत्यंत संवेदनशील पद्धति है क्योंकि इसके द्वारा प्रशासकीय वास्तविकताओं के पुनर्स्थापना के लिए प्रयत्न किया जाता है और अध्ययनकर्ता प्रशासकीय प्रणाली का अनुमान लग जाता है। ठीक है ना। अगली जो अध्ययन पद्धति आती है वो आती है संस्थागत या संरचनात्मक उपागम। ये संरचनात्मक या संस्थागत उपागम है, ये लोक प्रशासन का जो अध्ययन है वो औपचारिक ढंग से करता है। लोक प्रशासन का अध्ययन कैसे करता है, औपचारिक ढंग से करता है। सार्वजनिक संस्थाओं का क्या क्या औपचारिक ढांचा है तथा इनको क्या कार्य दिए गए हैं, इन बातों का इस उपागम में मानने वाले पता लगाते हैं। विधिक उपागमों की भांति ये बहुत पुराना उपागम है। लोक प्रशासन के इतिहास में ये सबसे पुराना उपागम है। भारत में तो अब यह भी सर्वाधिक प्रचलित उपागम है। तो इसके अलावा है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम क्या है, तो संस्थागत संरचनात्मक उपागम के प्रति असंतोष बढ़ता गया और उसके फलस्वरूप लोक प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम का विकास हुआ। जब इसके प्रति लोगों के अंदर क्या होने लगा, असंतोष फैला, लोगों को लगा कि ये तो उपागम अच्छा नहीं है, तो फिर जो है इसकी वजह से व्यवहारवादी उपागम की शुरुआत हुई। वास्तव में व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है वो क्या है, ये संस्थागत संरचनात्मक या परंपरागत उपागम के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव व्यवहार रहता है। व्यवहारवादी उपागम जो है उसके अंदर मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखो मैं आपको वापस समझाता हूँ। ये संस्थागत या संस्थात्मक उपागम था, इसके अंदर तो क्या होता था, सिर्फ औपचारिक अध्ययन किया जाता था। कैसा अध्ययन किया जाता था, औपचारिक अध्ययन किया जाता था। उसके अंदर व्यवस्थित रिसर्च नहीं होता था, उसके मूल तक नहीं पहुंचा जाता था। इस वजह से इस संस्थागत या संस्थात्मक उपागम का क्या होने के प्रति लोगों के अंदर असंतोष बढ़ा। बात करते हैं, ये जो संस्थागत या संस्थात्मक उपागम था, इसके अंदर व्यक्ति की समस्याओं का हल नहीं निकल रहा था, औपचारिकता हो रही थी, दिखावा ज़्यादा था, तो फिर इसके अंदर असंतोष बढ़ने लगा। तो असंतोष के फलस्वरूप आगे आया व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम के अंदर ये देखा जाने लगा कि व्यक्ति की जो समस्या है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। और देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में भी लोग राजनीति के अंदर व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन को जोर दिया जाने लगा था। उसके बाद में व्यवहारवादी अध्ययन के बाद में आता है मनोवैज्ञानिक उपागम। मनोवैज्ञानिक उपागम के अंदर व्यक्ति के मनोविज्ञान का अध्ययन करना। इसके अंदर जो है प्रशासन का ये दायित्व माना जाने लगा
कि जो साइकोलॉजी है, जो बुद्धि है, उसका अध्ययन करो कि भाई ये जो समस्या हो रही है क्यों हो रही है, व्यक्ति बेरोजगार है तो क्यों है, मेहनत क्यों नहीं करना चाहता, व्यक्ति अपराध कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पूरा का पूरा उनका अध्ययन करना। इसके लिए उनको कहा गया कि जीवन वृत्तांत उपागम। कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, क्राइम कर रहा है, तो क्या करो, तो उसका मनोवैज्ञानिक उपागम से उसका अध्ययन करो। इसके लिए क्या करो, उसका जो पिछला जीवन है उसका अध्ययन करो, उसके पूरे जीवन के वृत्तांत को पढ़ो, उसकी एजुकेशन कहाँ कहाँ पे हुई है, कैसी उसकी संगति है, किस प्रकार से है, इस प्रकार से अध्ययन उसका होना चाहिए। अगले जो अध्ययन का उपागम है वो है संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण जो है इसका प्रयोग सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में एक जो है महत्वपूर्ण विकास है। इस दृष्टिकोण के संस्थापकों एवं प्रबल समर्थकों में देखो इसके अंदर नाम आता है आमंड का, पॉवेल का, डेविड स्टर्न, हैरी एक्सटेन, ये नाम है। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम व्यवस्था उपागम की ही देन है। इस दृष्टिकोण का किसी व्यवस्था की व्याख्या करने के लिए एक पद्धति के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला जो उपागम है वो है राजनीतिक उपागम एवं विषय वस्तु पद्धति उपागम। देखिए राजनीतिक उपागम क्या है, तो राजनीतिक प्रशासन राजनीति का ही व्यवहारिक रूप है, साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। अतः स्वस्थ प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में स्थापित राजनीतिक व्यवस्था से प्रशासन को पृथक नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक समस्याएं हमेशा ही राजनीतिक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती हैं, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा किए गए निर्णयों को प्रशासन ही लागू करता है, करवाता है। इस प्रकार राजनीतिक संरचना के अंग के रूप में प्रशासनिक कार्य होता है। इसके अलावा विषय वस्तु पद्धति की जो है, विषय वस्तु पद्धति लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र की एक नई पद्धति है। अब देखो राजनीतिक उपागम के अंदर तो क्या होता था, राजनीति और प्रशासन इनके अंदर गठजोड़ देखा जाता था, जो कि पूर्व समय से ही चला आ रहा था। तो ये एक पुरानी पद्धति थी जो राजनीति एवं प्रशासन को जोड़ते हुए राजनीति एवं प्रशासन में समानताओं को स्थापित करते हुए आगे बढ़ती थी। और विषय वस्तु पद्धति उपागम जो है ये क्या है, ये लोक प्रशासन के अंदर एक नया उपागम है, जिसके अंदर नई विषय वस्तु को शामिल किया जाता है। जिसके अंदर क्या किया जाता है, नई चीज़ों को शामिल किया जाता है। भारत इंग्लैंड से कई देशों में इसका जो है प्रयोग होने लगा है। पुलिस, शिक्षा, प्रतिरक्षा, देखो राजनीति एवं प्रशासन से हट करके जैसे नवीन विषय वस्तु यानी शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, ठीक है। इसके अलावा ये जो इंजीनियरिंग के जो अन्य क्षेत्र होते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, इनको भी इनकी विषय वस्तु के अंदर प्रशासन के अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है और इनका अध्ययन होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे लोक प्रशासन की प्रथम इकाई के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी कड़ी को कंटिन्यू आगे शुरू रखते हैं।